हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, ओके। चलिए, हम पढ़ने वाले 11th क्लास का नया टॉपिक, और वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। इसमें नई बात क्या है सर? ये पढ़ने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? लंबाई मापनी तो आती, फीता घर में होता है, लंबाई ली और नाप दी, ऐसे ही नापते हो लेंथ। ओके, तो आंसर है कि क्वेश्चन है मेरा आपसे, फिर आप आंसर दीजिए कि अगर मैं लेंथ नापना ही चाहता हूँ तो कितनी बड़ी लेंथ नाप सकते हो या कितनी छोटी आप नाप सकते हो? तो छोटे से छोटी हम लोग सोचते हैं, ठीक है, क्या नापना चाहते हैं? इस मार्कर की लेंथ नाप देंगे सर, इसकी लेंथ नाप देंगे सर। मैंने बोला कि पेपर ले लो, कागज़ की थिकनेस, मोटाई नाप देंगे क्या? तो थोड़ी दिक्कत आएगी, नाप देंगे। बाल जो है उसकी विड्थ, मोटाई, थिकनेस नाप देंगे। मैंने बोला कि एटम, अब आप लोग एटम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, साइंस में, उसकी रेडियस, एटम की रेडियस, अब दिक्कत हो गई। मैंने बोला जयपुर, यहाँ भैरोड से जयपुर कितनी दूर है? आपने बोला सर 130 किलोमीटर है। कैसे नापा? नाप देंगे, अगर कार से चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, फीता ले गए थे, 2 दिन लग जाएंगे, बट नाप देंगे। यहाँ से मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, नाप देंगे। बट यहाँ से मैंने बोला कि चांद कितनी दूर है, एक दूसरा प्लेनेट और बोला वो कितनी दूर है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई आपको। तो कहने का मतलब ये जो है, ये जो चैप्टर हम पढ़ते हैं बेटा, ये मेजरमेंट का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक चीज़ें। शुरुआत में हमने मेजरमेंट के लिए सबसे पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद यूनिट्स क्या होती है, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं। यूनिट सिस्टम के अंदर बेटा हमने ये देखा कि ऐसा ही यूनिट सिस्टम किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब पूरक भौतिक राशियाँ हमने देखी। जो बच्चे ऐसे हैं, जो मैं बेसिकली दोनों लैंग्वेज इसलिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के भी हैं वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। बिकॉज देखिए, लैंग्वेज जो है वो कभी भी नॉलेज में बैरियर नहीं बनती है। आप थोड़ी कोशिश करें, और बेसिकली साइंस के अंदर तो बेटा हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ होता नहीं है, आपको इंग्लिश टर्म्स भी आनी ही चाहिए, ठीक है। आप आगे जाते हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करें कि कुछ समझें। बाकी समझने की बात है, वो तो कॉन्सेप्ट को समझना है, भाषा को थोड़ी समझना है। ओके, करें शुरू? चलो, जय श्री राम। देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है, इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं, देखो लंबाई कभी भी नापनी है ना, तो बेटा 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है? तो आंसर है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि मेरे पास, मुझे कभी भी ये कहा जाए कि एक पर्टिकुलर लेंथ दी है, 2 पॉइंट दे दिए, उनके बीच की लंबाई नाप दो। अगर वो दोनों के दोनों पॉइंट मेरे अप्रोच में है, मतलब मैं उन दोनों पॉइंट्स पे जा सकता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके बीच की लेंथ नाप सकते हैं। मुझे बोला कि यहाँ से यहाँ के पॉइंट की डिस्टेंस नाप दो, तो मैंने क्या बोला, ठीक है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा हुआ और यहाँ से स्केल लेकर चलता गया, यहाँ तक चला गया। ये भी मेरे अप्रोच में था कि नहीं था? तो दोनों के बीच में मैंने क्या यूज़ कर लिया? स्केल, जिसको हम फीता कहते हैं। कौन सा स्केल? मीटर स्केल, जो हमारे जनरली यूज़ में आता है। तो मीटर स्केल में क्या होता है बेटा, हम इसको नापते नापते देख लिया, हमने बता दिया इतनी डिस्टेंस है। मैंने बोला यहाँ से जयपुर कितना दूर है, उसको भी नाप सकते हैं, बिकॉज वो भी हमारी अप्रोच में है, ठीक है। हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, एक फीता लेंगे और कार में बैठकर चलते जाएंगे उसको नापते हुए, दूरी को या डिस्टेंस को। तो बेसिकली जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसको हम नाप सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब हम लोग उनको खुद डायरेक्टली नाप सकते हैं। तो इनडायरेक्टली की जरूरत कहाँ पड़ती है सर? तो आंसर है, इनडायरेक्टली की भी पड़ती है। जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों पढ़ा रहा होता बे? तुम्हें क्यों पढ़ाता फिर ये मैं? जल्दी बताओ। पड़ती है ना जरूरत? चलो देखते हैं कैसे जरूरत पड़ती है, उसको समझिए। मान लीजिए इनडायरेक्ट मेथड की बात करता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट की तो बात कर ली, वो तो नाप देंगे। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले देखो 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड होता है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, ये कैटेगरी फर्स्ट चल रहा है हमारा, मतलब हम लॉन्ग डिस्टेंस नापने की बात कर रहे हैं अब, ठीक है बेटा। क्या बात करेंगे? बड़ी दूरियां नापने का जो मेथड है, वो तरीके हैं, उनको बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस, जो मैं एटॉमिक रेडियस बता रहा हूँ वो। तो इनडायरेक्ट मेथड में पहला है बेटा रिफ्लेक्शन। अरे अब इनडायरेक्ट का हिंदी मतलब पता है कि नहीं पता है? इन सबको हिंदी मतलब, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, पहले तो ये ध्यान रख लो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है।
आपने 10th तक वेव्स वगैरह के इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप लोग पढ़ते थे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, हिंदी में अपवर्तन बोलते हैं। देखिए अब मैंने, अगर आपने बहुत बार फील किया होगा, मैं बड़ा जल्दी से इंट्रोडक्शन देके बता देता हूँ, जो चीज़ सिलेबस में होगी उसको ढंग से पढ़ेंगे, कि अगर आप ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी पहाड़ के नज़दीक जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, आपने कुएं में तो ज़रूर ये हरकत तो की होगी पक्का, तुमने कुएं में बोला होगा तो आवाज़ आती है वापस से, या ज़ोर से पहाड़ में जाते हैं तो आवाज़ टकरा कर वापस आती है, इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, राइट। तो बेटा आपकी जो वॉइस है, साउंड वेव, आवाज़ क्या है, साउंड वेव क्या है, एक तरंग है, वो जाकर टकराती है और वापस आती है आपके पास। जब वापस आती है तो इट टेक्स सम टाइम। जो रिफ्लेक्शन होके ये हुआ, मैं रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके यूज़ करके लेंथ नापना बता रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट मैंने बता दिया रिफ्लेक्शन ये होता है, ठीक है। तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आती है, साउंड की जगह हम और भी वेव, जैसे हम लोग इससे क्या क्या लेंथ नाप सकते हैं, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे आर्मी एरियाज़ जो हैं, जो पहाड़ों में आर्मी रहती है, वो क्या करते हैं कि एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ कितनी दूर है, अब सपोज यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीच में रस्सी फेंकते हैं, ब्रिज बनाते हैं, लटक के चले जाएंगे इस तरीके से, बट रस्सी वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लेंथ कितनी है, वो कैसे पता लगे एग्जैक्टली। तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं इकोसिस्टम। एक बार वो साउंड वेव भेजते हैं किसी भी तरीके से बोलकर या वैसे तरीके से, बहुत सारा हाई फ्रिक्वेंसी वेव भी होती हैं जो सुनाई भी नहीं देती हमको, उनको भेजकर टकरा के वापस आती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बता देते हैं। तो वो हम देखो, यहाँ से मैंने इस पॉइंट से, सपोज ये सामने एक दीवार खड़ी है, बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ से मैंने एक साउंड वेव भेजी, ये टकराई और टकरा कर वापस आई। तो सपोज ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एस है, तो गई और आई, तो कितना चल गई बेटा ये, तो आंसर है 2s। दूरी कितनी चली, 2s। और अगर इसकी वेलोसिटी साउंड वेव की v है और ये t टाइम बाद वापस आई, मतलब मुझे t टाइम बाद वापस सुनाई दिया, तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ, तो आंसर है डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, और s कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, v इंटू टी बाई 2। कैलकुलेट हो गई कि नहीं डिस्टेंस, ये हो गई, तो आंसर ये, सर ये कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन पूछते हो आप, टाइम, और टाइम तो नोट कर लेंगे ना, स्टॉप वॉच लेके, कितना टाइम में मेरे पास आई, 2 सेकंड में आई, 1 सेकंड में आई, 5 सेकंड में वापस आई। वेलोसिटी, साउंड वेव की जो साउंड की जो वेलोसिटी है, लैब में टेस्ट करके हमें पता कर रखी है, ठीक है। इट्स नॉर्मल जो प्रेशर टेम्परेचर होता है उस पर ये 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन मेथड। इसी तरह बेटा आप लोगों ने देखा या सुना होगा, जो मरीन होती हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, वो सोनार का यूज़ करती हैं समुद्र तल की गहराई नापने में, कि अब यहाँ से समुद्र का तल जो है, सी लेवल कहाँ पर है, तो वो सोनार, तो वो क्या करते हैं, जैसे सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी भी यही चीज़ है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव भेजी जाती हैं और वो क्या करती हैं, डेप्थ बता देती हैं किसी भी जगह। तो पनडुब्बियाँ इसका यूज़ करती हैं, टकरा कर वापस आते हैं। एक एरोप्लेन से दूसरा एरोप्लेन कितना दूर है, वो रेडियो वेव से, रडार बोलते हैं उसको, तो वेव्स भेज कर टकरा कर वापस आती है, तो बता देता है। अच्छा, इनको कैसे पता कि जो नीचे बैठे हुए हैं कि एरोप्लेन कितनी दूर चल रहा है हमसे, वो क्या करते हैं, एक रेडियो रडार भेजते हैं, उसको रडार बोलते हैं, रडार वेव जाके टकराएगी वापस आएगी, तो वो जो डिस्टेंस है वो पता लग गई उनको, कैलकुलेट कर लिया कितना टाइम लगा, तो ये एरोप्लेन यहाँ यहाँ यहाँ, तो सब एरोप्लेन्स की लोकेशन उनके पास रहती है। इसी तरह सिमिलरली जो सोनार है वो यूज होता है इसके अंदर समुद्र में, सी में। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, एक रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, इसको आप हिंदी में बोलते हैं लंबन विधि। ये होता है बेटा लंबन विधि। अब ये क्या है, इसको थोड़ा ढंग से समझिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो पैरेलैक्स वर्ड का या लंबन का मतलब क्या होता है, तो जस्ट डू वन थिंग, इस वीडियो को देखते हुए आप साइड में अपनी कोई दीवार उसको चूज़ कीजिए, एक पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए, आँख अपने सामने, आप अपने आँखों के सामने उसको ऐसा रखिए। अब दीवार के सामने बेटा कोई एक बैकग्राउंड, कोई पॉइंट चूज़ कर लीजिए, कोई खिड़की हो या कोई वहाँ पर कलर पर्टिकुलरली लगा हुआ हो। अब इसको आप देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, अब एक आँख से देखिए ऐसे, ठीक है। मैंने सपोज ये सामने जो मेरे कैमरा रखा है, इसी को मैंने फोकस कर लिया, इसके सामने मैं देख रहा हूँ। अब एक आँख से देखा, अब दूसरे आँख से देखा, उस कैमरा के रेस्पेक्ट में, मतलब कैमरे के रेस्पेक्ट में इसको देखो। अब ये दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ है, अब मैंने देखा तो खिसक गया,
ये करके देखिए आप, बैकग्राउंड, किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक चीज़ को देखिए तो वो क्या करती है, आपको क्या लगता है, ऐसे स्लाइड खिसकती हुई लगती है, बट इसकी पोजीशन थोड़ी बदली है। एग्जैक्टली देखिए हमने क्या किया है, हमने एक ही ऑब्जेक्ट को दो जगह से देखा, भाई पहले एक आंख से फिर एक आंख से। मेरी आंखें अलग अलग जगह पर हैं कि नहीं है, एक साथ देख रहा हूँ तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों पे आई साइड सेम आ रहा है इनका। जैसे हम किसी भी चीज़ को एक साथ देख रहे हैं तो वो ठीक है, बट एक एक आंख से देखोगे तो क्या लगेगा आपको, मतलब मैंने उसको दो पोजीशन से देखा, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। समझ में आ रही बात? पैरेलैक्स मेथड ये होता है, करके देखिए। ओके, किसी से नहीं हो रहा तो उसकी आंख खराब है, ठीक है। चलो अब लंबन विधि आगे बढ़ते हैं। ये पैरेलैक्स मेथड हो गया। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब ये यूज़ कहाँ होता है। पहले तो बेटा ये बात आती है, तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ से अर्थ से किसी प्लेनेट की दूरी ज्ञात करनी है ना, वो कितनी दूर है। सपोज मून है या आपका वीनस है, कोई भी है, अर्थ से वो कितना दूर है मुझे ये पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं। मैंने ये बोला कि ये सपोज आप, हमारे लिए तो दूर से इतना बड़ा दिखता है बस, वो ये सब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। ये कोई भी एक प्लेनेट है, P4 प्लेनेट, ठीक है। ये हमारी अर्थ है बेटा, ठीक है, हम यहाँ पर रहते हैं। अब अर्थ भी इतनी बड़ी है कि हम किसी पर भी खड़े रहते हैं तो प्लेन जैसा दिखता है हमें। तो अर्थ के किन्हीं दो पॉइंट से मैंने इसको देखा, ठीक है। सपोज एक बार मैंने इसको देखा A पॉइंट से और एक बार मैंने देखा इसको B पॉइंट से, ठीक है, दिस, ठीक है। एक बार A पॉइंट से देखा, एक बार B पॉइंट से देखा एक ही प्लेनेट को। मतलब एक बार मैंने चांद को यहाँ से देखा और एक बार मैंने 2 किलोमीटर दूर जाके देखा। 2 किलोमीटर बहुत छोटा होता है किसके रेस्पेक्ट में, कि चांद कितना दूर है। तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, बट डायग्राम में बड़ा बना रहा हूँ। हम दो जगह से देखते हैं इसको और हम क्या कहते हैं ये दोनों जो मेरी आईसाइट हैं, जो मेरे डायरेक्शन है देखने की, उनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ नाम दे देते हैं। ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, चाहे यहाँ से मान लो चाहे यहाँ से मान लो, तो d ही रहेगी, ठीक है। और ये जो स्मॉल b मानते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड बेस या बेसिस, आधार कहते हैं बेटा। और ये कोण थीटा हो गया, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, मतलब लंबन कोण। और इस b को बोलते हैं आधार या बेसिस। ये d जो है ये क्या है, डिस्टेंस अर्थ से, चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो। भाई मून मेरे यहाँ से, अगर मैं स्कूल से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो यहाँ से या आपके गांव से लगभग उतनी दूर होगा। बीच का डिस्टेंस मैटर नहीं करता ये, क्योंकि बहुत स्मॉल होता है इसके रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर क्या ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, बड़ा सिंपल सा। लंबन विधि में बेटा ये तो लंबन का प्रोसेस यूज़ किया या पैरेलैक्स मेथड यूज़ किया। अब मुझे एक बात बताओ, इस कैपिटल D की रेस्पेक्ट में जो स्मॉल b है, स्मॉल b कितना छोटा होगा? तो आंसर पता नहीं कितना ही छोटा होगा। कैपिटल D के रेस्पेक्ट में होगा कि नहीं होगा? अरे थोड़ी सी दूर जाके देखा, आप उतनी बड़ी दूरी की बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसे दिखेगा भी नहीं b कितना है। अगर ये बहुत छोटा है तो आप इसको एक, आप रेडियस सर्कल का पार्ट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ऐसे देखो, कुछ मान सकते हैं ना, ये छोटा सा हो तो। क्योंकि देखो बहुत बड़ा अगर सर्कल बनाता हूँ तो उसका एक छोटा सा पार्ट कैसा लगता है मुझे, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा जैसा, तो वही तो है ये। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा है। अगर ये ऐसा है तो उसका सेंटर कौन है? तो आंसर है P है। रेडियस कौन है? D है। तो एंगल कितना हो जाएगा? तो हम लोग पढ़ के आए हैं, कोण बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसको आर्क मान सकते हैं कि नहीं, या चाप, क्या बोलते हैं, चाप बटे त्रिज्या। हिंदी बहुत बोल रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितनी होगी, रेडियस, देखिए ये आ गया B और रेडियस क्या है बेटा, D, ये आ गया थीटा, थीटा एंगल। अब कैपिटल D हमें कैलकुलेट क्या करना था? तो आंसर ये कैलकुलेट करना था अर्थ से वो कितना दूर है, कैपिटल D। तो D कितना आ गया, B बटे थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, चमका कि नहीं चमक गया? समझ गया ना, हमने पहले पढ़ा है ये, समझ में आई बात, बेसिक मैथ में, और मैंने परसों भी बताया था, ये पढ़ा है हमने। ओके, तो D जो है वही कैलकुलेट करना था, B अपॉन D। ये डिस्टेंस हम जानते हैं, थीटा हम लोग यहाँ से यहाँ हम मेजर कर सकते हैं कि कितना थीटा है, बाय द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हम लोग लैब में यूज बता सकते हैं कि कितना है। तो ये इस तरीके से हमने बेटा ये इसका डिस्टेंस बता दिया कि हमसे कितना दूर है ना, गजब का मेथड। क्योंकि हम खुद तो जा नहीं सकते भाई, जा नहीं सकते ना खुद तो, कि यहाँ से लगा दें सीढ़ी चांद पे,
तो आंसर है सर क्यों नहीं कर सकता, असंभव तो कुछ नहीं है। ये कहावत है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। तो कर देंगे अपन छेद, लेकिन फिलहाल फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए बेटा, इसके बाद इसका ही पैरेलैक्स मेथड का एक उल्टा यूज और आता है इसी का। अगर मुझे सपोज डायमीटर नापना है, व्यास नापना है किसी प्लेनेट का, सपोज ये मेरे सामने एक प्लेनेट है और हम इसको ऐसे दूर से देख पा रहे हैं। तो अब उल्टा काम करें, मुझे इसका डायमीटर चाहिए ये, दिस इज ए बी, ठीक है। अब मैं अर्थ से एक ही जगह से मैंने एक टेलीस्कोप लिया और यहाँ से इसको देखा और इसके दोनों साइड्स को देखा, मतलब ए और बी पॉइंट को देखा, तो ये क्या बन गया बेटा, डायमीटर बन गया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी है, ठीक है। ये हम अर्थ पे खड़े हैं नीचे, और ये एंगल क्या है, थीटा है, समझ में आ रही बात। और ये ए बी के बीच की दूरी को क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। अब देखो वापस से हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब ये पॉइंट यहाँ नीचे बन गया, अब ये ऐसा सर्कल मान सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है मान सकते हैं। तो थीटा क्या होगा बेटा, तो आंसर है बी बटे डी। नापना क्या है मुझे, तो आंसर है बी, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, डी कैपिटल डी इंटू थीटा। पहले डी नाप लेंगे पहले वाले मेथड से, फिर क्या हो जाएगा, थीटा है ही, तो बी इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू थीटा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो बी क्या था बेटा, डायमीटर, व्यास है कि नहीं, किसका, प्लेनेट का। अब ये ऊपर आसमान में हम यहाँ हैं, अब एक जगह से देख रहे हैं इसको, तो हमने बी नाप दिया ऐसे। ये मेथड हम यूज करते हैं। इसी से बेटा पता लगाया जाता है कि कौन सा प्लेनेट है वो किस साइज का है, कितना बड़ा है। उसका जो डायमीटर पता लग गया तो हमें क्या पता लग गया कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो देख लो आज मैंने आपको क्या नापना सिखाया, चांद तारे नापना सिखा दिया, प्लेनेट नापने। यहाँ बैठे बैठे बता दोगे कितनी दूर है, यही फिजिक्स, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए जल्दी से। थैंक यू।